हेलो एवरीवन। मेरा नाम लवीना सिन्हा है और मैं आईपीएस 2017 बैच हूँ, गुजरात काडर। मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था और मैंने काफ़ी अच्छा नंबर उसमें स्कोर किया था। आज के सेशन में मैं अपना सेशन 2 भाग में डिवाइड करूँगी। एक तो बेसिक यूपीएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो सेकंड हाफ है वो मेडिकल साइंस ऑप्शनल रिलेटेड होगा। अब बेसिक यूपीएससी में जो मैं अपनी कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। पहला तो सवाल होता है कि कोचिंग ली जाए या नहीं ली जाए। तो इसका ये है कि कोचिंग का एडवांटेज ये रहेगा कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो जनरल आपको एक फाउंडेशन नॉलेज देता है, कोचिंग वो आपको शॉर्ट में, एक कैप्सूल फॉर्म में, शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कवर करवा देता है। वो एक मूवी के ट्रेलर जैसा है कि आपको शॉर्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई एंड आप उसके बाद उस पे बिल्ड ऑन करते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, इसका नेगेटिव साइड ये है कि हम मान लेते हैं कि कोचिंग हम अटेंड कर रहे हैं, उसके हम वो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसी में हमारी प्रिपरेशन हो गई। तो ये गलत हो जाता है। ये सॉर्ट ऑफ हम मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि आप ये भी सोच लीजिए कि दिल्ली है, बैंगलोर है, जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं और सभी वही चीज़ पढ़ रहे होते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें डिफ़रेंस यही है कि आप कोचिंग को अपने 1/10 ऑफ प्रिपरेशन मानें। सिर्फ़ मूवी का ट्रेलर है, आपने ट्रेलर देख लिया, उसके बाद जो पूरी मूवी बनानी है, वो आपको खुद से बनानी है। तो वो आपकी सेल्फ स्टडी है। तो जैसे कोचिंग का एडवांटेज ये इस तरह से मैं कहूँगी अपना एग्ज़ाम्पल कोट करके कि इकोनॉमिक्स है, मेरा कोई बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं था, ग्रेजुएशन साइंस में ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में था, उससे पहले साइंस स्ट्रीम रही है। तो इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडा समझने में काफ़ी टाइम लगा था, जो मैं मानती हूँ कि कोचिंग से आप बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो कोचिंग जाना या ना जाना आपका खुद का डिसीजन होगा। बट उसके अलावा जो ऑनलाइन मटेरियल है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करी है, तो बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप कोई भी 1 या 2 वेबसाइट्स पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उनको रेगुलरली फॉलो करें। इनसाइट्स है, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। कोई भी आई वुडन्ट रिकमेंड एनी वन पर्टिकुलर वेबसाइट, बट कोई भी वेबसाइट आप रेगुलरली 1 या 2 ही फॉलो करें, ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो भी ना करें। एंड उसके साथ-साथ आप कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। तो एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन सिर्फ़ मटीरियल आप स्टडी करें और टेस्ट सीरीज़ करें कि आपकी डोर स्टेप पे आपको मटीरियल अवेलेबल है और आप अपने कन्वीनियंस पे, आपके कम्फ़र्ट लेवल पे आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ये कोचिंग के बारे में मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है। अब जहाँ तक हाउ टू स्टडी जो स्ट्रैटेजी कहेंगे, तो मैं अपने डे को ऐसे डिवाइड करती थी कि नॉर्मली हर एक इंसान के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। आपका कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा है, अलर्ट आप ज़्यादा रहते हैं, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे लिए वो फर्स्ट हाफ होता था। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ ऐसे मैं डिवाइड कर देती थी। तो जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट टाइम आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या जो एकदम रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक्स है कि इसको तो गोखना पड़ेगा, जैसे हिस्ट्री में हो गए, इम्पोर्टेंट डेट्स है, इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं फर्स्ट हाफ में करती थी। और सेकंड हाफ में लाइटर चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, जब आप बोर होने लगते हैं, तो न्यूज़पेपर है, कुछ वेबसाइट्स हैं आपको जो रेफ़र करनी हो, या अगर आपका ऑप्शनल आप स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऑप्शनल के टॉपिक्स सेकंड हाफ में ले सकते हैं। तो उस तरह से आप डे डिवाइड करते हैं। प्रीलिम के पहले जनवरी से अगर आप तैयारी चालू करते हैं या अभी नवंबर-दिसंबर से, तो अभी से लेके मार्च तक आप एक कंबाइंड स्टडी करें, प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कंबाइन होलिस्टिक स्टडी। तो उसमें ज़्यादातर जो आपका 70% टाइम है, वो जीएस को जाना चाहिए और 30% आपका ऑप्शनल को जाना चाहिए। उसके बाद का जो टाइम है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, उसमें ये रिवर्स हो जाता है। तो आप ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम देते हैं, एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने, और उसके बाद आप जीएस को देते हैं। तो इसी में ये जो टाइम है, जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ हो गया या इवनिंग का हो गया, तो वो आप जो मेन आपका कोर सब्जेक्ट आप लेते हैं, जीएस ले रहे हैं या ऑप्शनल, वो इस प्रोडक्टिव टाइम को दीजिए। आप देखेंगे कि जो ईज़ियर टॉपिक्स है, अगर आप वेस्ट कर दें टाइम अपने प्रोडक्टिव टाइम में, तो फिर ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपको इतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब जहाँ तक स्टडी का कोई स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मेरा ये मानना है कि
कोई भी टॉपर और या कोई भी रैंकर को ब्लाइंडली ना फॉलो करे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली ना फॉलो करे, क्योंकि सबका अपना-अपना स्टाइल होता है और काफ़ी ला बार लोग कहते हैं कि हमने इस तरह से कर लिया, हम तो सिर्फ़ 4 घंटे पढ़ते थे या 6 घंटे पढ़ते थे। तो ये कोई गोल्डन रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला इसका नहीं है कि 1 अटेम्प्ट में हो रहा है या 4 अटेम्प्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट 80% इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक हार्ड वर्क करना ज़रूरी है और 20% इज़ योर लक फैक्टर। अब वो लक आपका पहले अटेम्प्ट में काम कर सकता है, किसी का 5th अटेम्प्ट में करेगा, शायद किसी का नहीं करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इनकेपेबल हो या वो कर नहीं सकता। ये एग्ज़ाम इतना बेसिक है और इतने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से डिफरेंट ब्रांचेस से आते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो कोई वेटरनरी साइंस से है। तो इसका यही फंडा है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और बेसिक नॉलेज गेन करते हैं और आपका लक काम करता है, तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी है, आपका जो 80% हार्ड वर्क है, अगर वो नहीं पुट इन किया है, फिर आप 20% लक पे बैंक ऑन नहीं कर सकते हैं। तो किसी को भी कोई भी इंस्टीट्यूट बोल आप जैसे आई थिंक एक क्वेश्चन है कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरे ख्याल से सभी मोर और लेस ठीक है। आई वुडेंट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एज़ सच बट कोई भी एक चीज़ पकड़े और अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। काफ़ी टॉपर्स बोलेंगे कि हम तो 14 घंटे पढ़ते थे। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना पड़े 14 घंटे की। आप 6 या 8 घंटे में भी प्रोडक्टिविटी अगर आपका वो क्वालिटी टाइम है, तो आप वो उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी इसमें डिवाइस करें, किसी को ब्लाइंडली ना फॉलो करें। अक्सर ये टेंडेंसी होती है कि सक्सेसफुल होने के बाद आप बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ें, कि हम बहुत ही ईज़िली हो गया। देखिए हर किसी ने स्ट्रगल किया है, हर किसी ने वो 80% हार्ड वर्क किया ही है और उसके बाद ही हार्ड वर्क के बाद ही आपका लक काम किया है। तो वो आई वुड से ये थोड़ा जनरल एडवाइस रहेगा। अब जहाँ तक जीएस का सवाल है और बुक्स का सवाल है, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स ने भी शेयर करी हैं, बेसिक बुक्स मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं। तो मेरी प्रिपरेशन के लिए, जीएस के लिए और इवन ऑप्शनल के लिए ये एक लेयर थ्योरी रही है, जैसे केक होती है लेयर्स की। तो जो फर्स्ट लेयर है वो फाउंडेशन लेयर है, आपकी बेसिक लेयर है। उसमें आपकी सारी बेसिक बुक्स आ जाती है। पॉलिटी कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक-एक बुक पकड़ लीजिए, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई या आपकी सारी जैसे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी हो गई। तो ये बेसिक बुक्स आपकी फर्स्ट लेयर हो जाती हैं। गलती ये होती है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि ये बेसिक बुक्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो हमारी तैयारी हो गई। ये मान लीजिए कि जो 5 लाख बच्चे इसमें अपीयर कर रहे हैं, वो सभी ये बेसिक बुक्स तो पढ़ ही रहे हैं और इसे पढ़ना मतलब एक बार पढ़ना नहीं, इसको बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना मतलब आप उसे 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसको समझें अच्छे से। तो जो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स है, वो आपकी ये नॉलेज और उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टेस्ट करता है। इस साल के प्रीलिम्स में भी ये ट्रेंड देखा गया है एंड ऑफ लेट 16-17 ऑनवर्ड्स ये ट्रेंड है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछ रहे हैं। सिर्फ स्टैटिक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछ रहे हैं। तो आपने अगर वो थ्योरी पढ़ी है, बट अगर आप उसको अप्लाई करके एमसीक्यूज़ में अगर आप नहीं डिसिफर कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी वो अंडरस्टैंडिंग लैकिंग है। तो पहले तो आप सारी बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़ें, ये आपका बेसिक फाउंडेशन लेयर बन जाता है। ठीक है। फिर सेकंड लेयर आता है जो केक का आपका सेकंड लेयर है, वो सेकंड लेयर है कि आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको इससे कोरिलेट करके इसमें इनकॉर्पोरेट करें। मैं काफ़ी बार ये करती थी कि कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जैसे अगर आप एनवायरनमेंट रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि आप एनवायरनमेंट में सपोजिंग फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं या वाइल्ड लाइफ एक्ट के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और आपने न्यूज़ में आपने देखा कि कोई वाइल्ड लाइफ एक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है तो उसका एक दो पॉइंट्स आप अपने जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं तो सेकेंड लेयर वुड बी कि यू इनकॉर्पोरेट योर करंट अफेयर्स वट एवर यूर रीडिंग एंड इंटरलिंक ऑल द टॉपिक्स दैट you've रेड जैसे फॉर एनवायरनमेंट है उसमें ज्योग्राफी भी इंटर रिलेटेड आ जाएगा आपका थोड़ा करंट अफेयर्स भी इंटरलिंक हो जाता है तो दैट इज योर सेकंड लेयर एंड वो तभी आ पाएगा अगर आपका फर्स्ट लेयर दैट इज फाउंडेशन स्ट्रांग हो
तो सेकंड लेयर आपका हो गया कि करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करें, दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करें और कोई टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि ये बेसिक बुक्स में अच्छे से कवर्ड नहीं है, जैसे कि कल्चर हो गया, या आपको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई टॉपिक है जो नहीं अच्छे से कवर्ड है, या आपने एक किताब पढ़ी है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वुमेन इश्यूज़ हो गए, कोई सोशल जस्टिस से रिलेटेड कुछ हो गया, उसके लिए आप एक और सोर्स मटेरियल यूज़ करें। ऑनलाइन भी एंड मार्केट में मल्टीप्लिसिटी ऑफ मटेरियल है, उसमें कन्फ्यूज़ ना होएँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम नेट पे ब्राउज़ करते हैं और एक लिंक के बाद दूसरी लिंक के बाद तीसरी लिंक होती है और 2 घंटे निकल जाते हैं। तो इसमें थोड़ा आप फटाफट ब्राउज़ कर लें एंड कोई भी एक मटेरियल चूज़ करें कि इस टॉपिक पे मैं ये मटेरियल से एक्स्ट्रा पढ़ूँगी और वो मटेरियल आप ऐड करें। तो डेप्थ में टॉपिक्स पढ़ें, जो आपको लगते हैं कि मिसिंग है और रिपीटेडली पूछा जा रहा है या प्रीवियस ईयर्स में इसका ट्रेंड है कि ये पूछ रहे हैं। तो ये रही आपकी सेकंड लेयर, करंट अफेयर्स, इंटरलिंकिंग अदर टॉपिक्स, ठीक है? आपका सब्जेक्ट्स आप इंटरलिंक करें और कोई भी मेजर टॉपिक्स हैं, उन्हें थोड़ा डेप्थ में एक और सेकंड सोर्स से पढ़ें। जो थर्ड लेयर है, वो मैं कहूँगी कि ऑर्नामेंटेशन है, डेकोरेशन वाली है। उसमें है कि आपका ये मेंस और इंटरव्यू के लिए मेनली है कि आप अपना प्रेज़ेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करें, आंसर राइटिंग इम्प्रूव करें और प्रीवियस ईयर्स और टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको भी आप अपने मेन सोर्स में इंटीग्रेट करें। जैसे मैं ऑनलाइन जो पढ़ती थी, 2 वेबसाइट्स फ़ॉलो करती थी, तो उनको सिंस आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं इनसाइट्स और आईएस बाबा दोनों को ही फ़ॉलो करती थी। उनका सिक्योर इनिशिएटिव और डेली जो अपडेट इनिशिएटिव होता था। तो उनमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते थे, अगर मुझे लगता था ये क्वेश्चन अच्छा है और इसका आंसर किसी और ने लिखा है, वो अच्छा लिखा है, तो उसके जो पॉइंट्स होते थे, सपोज़िंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पे मटीरियल है और तो वो मैं अपने मेन सोर्स जो है मेरा ज्योग्राफी का अगर एनसीईआरटी तो उसमें मैं ऐड कर देती थी। ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं आंसर पढ़ूँ या मैं ये टॉपिक पढ़ूँ तो मैं ये पॉइंट्स भी रिवाइज़ कर सकूँ। तो ये थर्ड लेयर इज़ अबाउट आंसर राइटिंग, क्वेश्चन आंसर्स को इंटीग्रेट करें एंड आप इसमें और प्रेज़ेंटेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव करें। सेम वुड अप्लाई फॉर इंटरव्यू आल्सो बट इंटरव्यू की एकदम ही अलग टाइप की प्रिपरेशन होगी। तो ये है लेयर थ्योरी आप आई वुड से। पहले बेस फाउंडेशन बनाएँ, फाउंडेशन के बिना ऊपर की आप सपोज़िंग आपने एक हिस्ट्री में डेप्थ में पढ़ लिया बिकॉज़ आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है और आपने डेप्थ में 4-5 किताबें पढ़ ली। बट अगर आपका सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं ला पाएँगे। तो फर्स्ट लेयर एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके ऊपर आप अपनी सेकंड लेयर बिल्ड करें थ्रू करंट अफेयर्स, इंटरलिंकिंग एंड डेप्थ में टॉपिक्स पढ़ के और फिर आपकी थर्ड लेयर आती है जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और क्वेश्चन आंसर, आंसर राइटिंग स्किल्स आती हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट जनरल स्टडीज़। इसमें कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई मटेरियल आई वुड नॉट सजेस्ट और सब्सक्राइब। जो भी आजकल मटेरियल अवेलेबल है, सभी अच्छे होते हैं, सबके प्लस माइनस होते हैं। आप व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ क्योंकि मैं घर से तैयारी कर रही थी, मैं दिल्ली में नहीं कर रही थी। मैंने 1 महीने कोचिंग करी थी और उसके बाद सेल्फ स्टडी ही करी थी जब मैं घर आ गई थी। तो उस मैं करती थी कि दिल्ली से सारा मटेरियल या तो आप कुरियर मंगा लें या फिर आप वहाँ जाके दुकान में देके तुरंत आप इंडेक्स स्कैन कर लें कि आपने 4 इंस्टीट्यूट्स के देखे हैं, ओके एंड आपने ये इसका इंडेक्स देखा, आप देखें कि ये टॉपिक्स तो मैंने पढ़ लिए हैं, तो ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे इंस्टीट्यूट का आपने इंडेक्स देखा, उसमें आपने देखा कि ये टॉपिक्स मेरे मिसिंग हैं, तो ये आपने ले लिया। तो उस तरह से आप कर सकते हैं। जहाँ तक एसे की तैयारी है, अभी एक क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि जो बेसिक आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, ये जीएस आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी सो दैट ऑलवेज एड्स गिव्स यू मटेरियल इनफ मटेरियल फॉर अपीयरिंग फॉर योर एसे बट अपार्ट फ्रॉम दैट डू स्कैन प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स ब्रॉड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जैसे विमेन इश्यूज हो गए आपके फिलोसॉफिकल कोट्स हो गए उसका भी कलेक्शन हो गया करंट अफेयर्स में इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गए सो ब्रॉडली 300 400 500 वर्ड्स या उस तरह से आप जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उन पे आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप गुड कोटेशंस भी डाल दें, कुछ फेमस सेइंग्स भी डाल दें, ठीक है? एंड रीसेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो भी डाल दें। तो ऐसे ब्रॉड पैरा हेड्स बना लें, वुमेन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? आपके टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, साइबर पे हो गया, कंप्यूटर्स पे हो गए, तो उन पे आप अपना थोड़ा डेटाबेस कलेक्ट कर लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप
ये करें, प्रैक्टिस करें थोड़ा। ऐसे पढ़ते जाएँ दूसरों का एंड उस तरह से आप ऐसे प्रैक्टिस करके अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जो सेकंड हाल्फ है वो आई विल डिस्कस अबाउट माय ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट वाज़ मेडिकल साइंस। अब मेडिकल साइंस में बहुत बार क्वेरीज़ रेज़ होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल साइंस ऑप्शनल दिया जाए या नहीं? दिस वुड बी particularly फॉर मेडिकोस, MBBS ग्रेजुएट्स, बट फॉर होम्योपैथी एंड डेंटल, there have been a trend कि I know two of dental students also, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, who have qualified with medical science optional. तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आई कैन नॉट से कि वेदर उनको मेडिकल साइंस लेना चाहिए एज़ एन ऑप्शनल। आप पेपर्स देख लें, आप अपनी कन्वीनियंस देख लें, आप एक बार पूरा सिलेबस देख लें और उसको एक सब्जेक्ट को पढ़ के देखें कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर आपको लगता है कि आपका कंफर्ट लेवल है विद दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो आप ले सकते हैं। जहाँ तक मेडिकल ग्रेजुएट्स का सवाल है, एमबीबीएस ग्रेजुएट्स का, मेडिकल साइंस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? मेडिकल साइंस के डीमेरिट्स जहाँ तक मोस्टली लोग सुनते हैं कि एक तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवाइज द सब्जेक्ट एंड इट इज़ टू लेंदी। 18 सब्जेक्ट्स एक दिन में या 2 दिन में, अभी तो 1-2 दिन साल से ट्रेंड है कि गैप ज़्यादा दे रहे हैं बिफोर योर ऑप्शनल। सो दैट इज़ वन थिंग, दैट इट इज़ टू वास्ट, डिफिकल्ट टू रिवाइज। There is no definite coaching material available or coaching institution available to no particular test series, एंड पीपल से दैट स्कोरिंग भी नहीं है। एंड मेजर थिंग इज दैट देर इज नो ओवरलैप, कोई एडवांटेज नहीं है मेडिकल साइंस पढ़ के। जीएस में आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता है, एसए में कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। तो ये उसके डीमेरिट्स हो गए। हाउएवर आई वुड से कि फॉर एन एमबीबीएस ग्रेजुएट मेरा ये मानना है कि मेडिकल साइंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शनल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मिथ है कि इस साल ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इस साल वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रॉपर स्केलिंग होती है हर एक सब्जेक्ट की। सो ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस ऑप्शनल नहीं है। इनफैक्ट इन द पास्ट फ्यू years it has been getting good scores. It maybe the topmost scores are not parallel to your humanity subjects, but given the effort that you put in medical science, उतना आपको उसका प्रोडक्ट फ्रूट्स मिल ही जाते हैं। So first thing is that it is scoring, no doubt. Every year the number of selections with medical science optional has been very consistent. Second is that most important, it's a very objective paper. If you have been asked कि हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट लिखें, एंड अगर आपने 5 या 6 चीज़ें लिख दी उसकी जो ट्रीटमेंट की है, देयर इज़ नो वे कि आपको उस चीज़ के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। व्हेreas इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक आपका एंथ्रो हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, a lot of it depends upon your creativity also, how you're able to add the value addition to it. Value addition in medical, because it is your background, it is easier, but in other subjects, in humanities and all, since it's not your background, you may not able to do it as well as other people who have probably graduated with sociology or with psychology. So that is one thing, that it is a very objective paper, so it is easier to score, I feel. Third is that the questions, if you see past 15 years papers, 70% of the paper is repeat questions. So it is easier, it is more predictable. If you are very well versed with those, that 70%, अगर आप एकदम mastery कर लेते हैं, तो आप at least 70% of the paper आप बोल सकते हैं, आप कुछ तो लिख पाएंगे। The fourth point is that because आपने 5 साढ़े 5 साल इसी को करा है, तो कल को पेपर टफ निकलता है, तो एटलीस्ट आप कुछ तो लिख पाएंगे उसमें। ठीक है, आपको नींद में से उठा के भी कोई पूछे कि भाई बेसिक इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, तो आप कुछ तो लिख पाएँगे, 1 या 2 मार्क का ही सही है, बट आप कुछ लिख पाएँगे। व्हेयरएज़ द सेम मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं, तो आप बिकॉज़ आपका बैकग्राउंड नहीं है वो, तो इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट दोज़ डिफिकल्ट क्वेश्चंस इफ एट ऑल द पेपर टर्न्स आउट टू बी वेरी टफ। सो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। जहाँ तक कोचिंग और टेस्ट सीरीज का सवाल है, आई डोंट थिंक कोचिंग इज एट ऑल नेसेसरी। मेडिकल साइंस जो आपने एमबीबीएस में पढ़ा है, एग्जैक्टली वही, इफ यू विल सी द पेपर, वही क्वेश्चन है जो तब आईएमपी होता था, इंपॉर्टेंट होता था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, वही टॉपिक्स सिलेबस में भी मेंशनड है और वैसे ही आपको पूछे जा रहे हैं और वैसे ही आंसर्स लिखने हैं। सो यू डोंट नीड कोचिंग।
आई एम ऑफ द ओपिनियन कि टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो डैम्स की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आई थिंक वाजीराम एंड रवि ने भी चालू करी है इनकी टेस्ट सीरीज़ मेडिकल साइंस ऑप्शनल के लिए, बट आई डोंट इवन सी द नीड कि व्हाई यू नीड अ टेस्ट सीरीज़। आप प्रीवियस कोई भी 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लें, रैंडमली एक उठा के आप अटेम्प्ट कर लें, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू करेक्ट इट और आस्क योर college professor or a senior to correct the answers. The answers are exactly what would be expected of you in योर ग्रेजुएशन। उसमें कुछ आपको एडिशनल नहीं लिखना, आपको कहीं करंट अफेयर्स इंटीग्रेट नहीं करना, कहीं आपको दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट नहीं करना है। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू नीड एनी टेस्ट सीरीज और coaching. And the other advantage I would say is that there is a very limited syllabus. If every topic of the syllabus you've covered, then the likelihood कि उसके बाहर से questions पूछे जाएंगे is hardly like 10%, right? And the most particular advantage I would say with medical science optional for medical graduates would be कि if at all this does not work out और आपको लगता है बीच में कि 1-2 अटेम्प्ट हो गए एंड अब और वेट नहीं करना है, you want to settle professionally in your life, तो you have been in touch with your medical subjects, आप पीजी की एंट्रेंस दे सकते हैं या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं because it's not like you have forgotten your medicine. So that is a very good advantage, I would say. So I took medical science optional for both the two attempts, two mains that I've written, and I have scored well in both of them. In fact, the kind of input I put in, उसके comparison में काफ़ी अच्छा output मिला है मेरे को इसमें. Now, as far as there have been a few questions people have asked me whether PG के बाद करना चाहिए या UG के बाद, undergrad के बाद. So I would say definitely graduation के बाद करना चाहिए. I had did it after post graduation, that is there, but that is also because I decided to appear for UPSC only then. But I feel कि the advantage of giving after graduation is आपके MBBS के subjects बहुत ही recent memory में होते हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा recollect करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Secondly, कि at an earlier age you'll be able to enter the service, so you can rise up to the highest level in certain services like Chief Secretary for IAS, DGP for IPS. So that is an advantage. And the only reason I would say कि post graduation के बाद कब करना चाहिए, there have been some people who have these queries. So first is कि अगर if you have any financial obligations, आपको अपनी family को support करना है, so you cannot afford to sit at home and study for 1 or 2 years, और CHC या PHC में आप job करते हैं तो फिर आपको you may not be able to supplement it and you want a economic independence or some economic certainty, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करें. सेकेंडली कि अगर आप श्योर नहीं हैं, यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज़ यूपीएससी फॉर यू वांट टू कीप द ऑप्शन ओपन 50-50 है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि आप थिंक ऑफ इट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड अगर आप आपका अगर थोड़ा बैकग्राउंड रहा है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, सो देन इन दैट केस आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं. द डिसएडवांटेज demerits of appearing after PG, the advantage and disadvantage of आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन. एडवांटेज की बिकॉज आपने पीजी किया है तो जो सब्जेक्ट में आपने किया हो, बी इट अगर नॉन क्लिनिकल है तो आपका नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब पेपर 1 के पे होल्ड अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. अगर आपने क्लिनिकल सब्जेक्ट में किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपका पेपर 2 विल बी स्ट्रॉन्गर, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग अच्छी होगी. सो the optional might become a little easier for you. However, the other paper, जो अगर आप क्लिनिकल हो तो जो नॉन क्लिनिकल वाले सब्जेक्ट्स है, दे विल बिकम इक्वली टफर बिकॉज आपने इसको पढ़ा होगा ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले. एंड अगर आप जानते हैं पेपर 1 इज ऑल अबाउट मगिंग अप, आपके फैक्ट्स दिए. सो दैट इज अ वेरी double edged sword giving after post graduation. Whether the subject becomes easier or not is not exactly true. Second is that तो only thing is अगर आप इसमें करें बैकअप के लिए करते हैं तो आप सोच सकते हैं आफ्टर दिस. एंड settling down is also an issue, that is a disadvantage कि after post graduation, see there is no end to it. A lot of people say that post graduation कर लेंगे फिर प्रोफेशनली हम मेडिकल में सेटल्ड हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सुपर स्पेशलिटी है, डीएम है, फेलोशिप है, सो देर इज नो एंड टू हाउ मच यू कैन परस्यू एजुकेशनली ऑल्सो इन मेडिकल. सो
इफ यू थिंक द बक स्टॉप्स देयर कि पीजी कर ली, अब हम फ्री हैं और अब हम यूपीएससी करेंगे, नहीं होता है। एंड ऑल्सो तब आपको और भी चीज़ें आ जाती है, फैमिली के साइड से होता है कि आप सेटल करें, इकोनॉमिकली सेटल करें, प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में सेटल करें। सो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू पिक्चर। सो आइडियल वुड बी कि आप ग्रेजुएशन के बाद अपीयर करें, एंड अगर नहीं वर्कआउट करता है वैसे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपीयर करें। जहाँ तक बुक्स का सवाल है, या कुछ मटेरियल का सवाल है, काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, नोट्स माँगते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि प्लीज़ रेफर टू द बुक्स दैट यू स्टडीड ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। इन फैक्ट द सेम बुक, बिकॉज़ यू वुड हैव टिक मार्क्ड समथिंग, यू वुड हैव रिटन अ निमोनिक, जैसे फार्माकोलॉजी में आपने कुछ निमोनिक रखा हो, कुछ कोड रखा हो, कुछ तरीका रखा है आपने अपने उसमें टू remember a few facts. So that is very important. And there is something like a photographic memory. So you may remember कि ये right side के ऊपर के side पे, right page के ऊपर के side में ऐसा कुछ लिखा था. So that is there. And किसी और के notes है, you don't even know which material. आज मैंने अपने notes बनाए हो, maybe anatomy में बीडी चौरसिया से, किसी ने Grace के बना दिए हैं. I am reading their notes. I will not be able to remember or recall what I read when I was in that first year of MBBS. So I would strongly recommend कि please refer to your own books. Only if you have read lengthy books, जैसे physio में everybody reads Guyton पढ़ते हैं, पैथो में आपने रॉबिन्स पढ़ी होगी. So that becomes a very lengthy book. So for that you can probably take a shortcut book and try and read from there and remember and memorize from there. So in that case I would advise कि आप book shift करें. जहाँ तक मेरी book list है, एनाटॉमी में मैंने बीडी चौरसिया रेफर करी थी, एम्ब्रियोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह, फिजियोलॉजी के लिए सेम्बुलिंगम पढ़ी, गायटन भी पढ़ी थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, बट सेम्बुलिंगम में बहुत ही शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू है, सो इट इज़ ईजियर टू आंसर फ्रॉम दैट बुक। एंड इवन फ्लो चार्ट्स अच्छे हैं, डायग्राम्स अच्छे हैं, टैबुलेशंस अच्छे हैं उसमें। बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन है। अबाउट बायोकेमिस्ट्री आई वुड से दैट I had made notes on all the cycles, gluconeogenesis, glycolysis, protein metabolism, carbohydrate, vitamins, इन सब के मैंने short notes बनाए थे, and that I used to refer very often. Biochemistry was one subject I felt कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं. So in between GS आप बोर हो रहे हैं, आपने एक cycle रख लिया और 5 मिनट में उसको revise कर लिया. The more you revise, the less is the chance that you will try to forget it. So that is about biochemistry. Microbiology was Anant Narayan. Pathology, Harsh Mohan. It is short and concise. Then pharmacology, I referred KD Tripathi. And उसके कुछ notes भी बना लिए थे मैंने. In the sense कि especially the antibiotics. तो उनका मैंने एक पूरा tabular form में charts बना लिए थे, जिसमें classification, the drug, side effects, mechanism of action, contraindications. तो एक चार्ट में, those charts I used to revise quite often. So जो difficult parts है हर एक में, उसके notes बनाएं. Don't sit and make notes of everything because it's very time consuming and it is not required also, because if you pick up a book that जिसमें notes format में दिया हो, तो you may not require to make your own notes. Forensic medicine was I referred Reddy. Then this was about paper 1. पेपर 2 के लिए कम्युनिटी मेडिसिन के लिए पार्क टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, स्कीम्स अपडेट फ्रॉम योर जीएस ऑल्सो, जो भी करंट स्कीम्स हो रही है, एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन योर आंसर्स फॉर community medicine. That is one portion where I feel ki current affairs will help you answer better questions. Then for medicine, although I had read Harrison, so obviously I tried more of Harrison and Matthews, because question answer format Matthews on the last day of the exam, it is easier to revise a short textbook Matthews. इसमें मैं ये बोलूँगी कि पॉकेट हैरिसन भी है. पॉकेट हैरिसन का एडवांटेज ये है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि उसकी थ्योरी आप पढ़े, बट उसमें चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं और मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं जो हैरिसन के उन्होंने ब्रीफली मेंशन कर दिए हैं. अगर आप आंसर में अगर वो डायग्राम्स बनाते हैं या वो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो whoever is correcting their paper will think कि ओके आपने हैरिसन रेफर करी है. मे बी योर कंटेंट could be from any other book. आप if you've referred डेविडसन से या मैथ्यू से या जो भी आपके मटेरियल हो, इवन इफ कोई पीजी की ये नीट की तैयारी की बुक्स उससे आपको, बट अगर आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स हैरिसन के बनाएंगे तो दैट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन इन द माइंड. तो उसके लिए पॉकेट हैरिसन इज वेरी गुड. आई मीन शॉर्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा उधर. देन सर्जरी के लिए मणिपाल टेक्स्ट बुक,
देन ऑब्स एंड गायनेक में दत्ता, दोनों के लिए दत्ता मैंने यूज़ करी थी। पीडियाट्रिक्स में ओपी घाई। एंड पीडियाट्रिक्स अगेन वाज अ सब्जेक्ट एंड गायनेक ऑब्स्टेटिक्स रादर, जिसमें मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए थे अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, इन सब की जो मैनेजमेंट, प्लेसेंटल हैमरेज है, इन सब के नोट्स बनाए थे फ्लो चार्ट वाइज, सो वेरी इजी टू रिवाइज व्हेन यू रिवाइजिंग। सो दीज पार्ट्स आर मोस्टली आस्क्ड एज केस स्टडीज, एंड इफ यू कीप रिवाइजिंग दीज इन बिटवीन, द क्लिनिकल, द पार्ट टू ऑफ आपका जो पेपर रहेगा वो थोड़ा इजी बन जाता है इससे। देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आई फील कि वो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, एंड यू शुड, एंड वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर। वन ऑफ देम इज डर्मैट। डर्मैट की एक केस स्टडी हमेशा पूछी जाती है। तो डर्मैट नीना खन्ना से मैंने किया था, एंड उसमें 12 to 14 टॉपिक्स मैक्सिमम है। इट विल हार्डली टेक यू 4 to 5 hours when you're reading it for the first time, and if you revise and revise, it will be hardly be an hours thing, but that is one sure shot thing कि आप उसको केस, आपका वो केस स्टडी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड आप उसको मार्क्स भी ला पाएंगे। So don't leave these smaller subjects, and the other is psychiatry. उसमें I referred नीरज आहूजा। रेडियोलॉजी related कुछ questions हैं, maybe you take it as part of medicine or you take it otherwise, वो मैंने इंटरनेट पे रेफर कर लिया था, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इनके प्रिंसिपल्स, इनके तो ताकि वो शॉर्ट में हो जाए, नो पर्टिकुलर बुक फॉर दैट। So these are the books that mostly I have read in my graduation, undergrad days also, MBBS में. So I have mostly stuck to them. एक दो में I have taken the shortcut books, better for answer I think. खुद के notes बनाए हैं, और जो notes बनाए हैं उन्हें stick on कर दिया है उसी top page पे, ताकि वो reference में easy रहे. पीजी की भी तैयारी की नीट की किताबें हैं, दे हैव आल्सो गिवन अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल, जैसे कोई एमसीक्यू है उसके एक्सप्लेनेशन में काफ़ी कुछ देते हैं, पूरा टॉपिक कवर करते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बस दो डिसएडवांटेज रहते हैं कि काफ़ी कुछ फैक्चुअल दे देते हैं। मे बी यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ फैक्चुअल, ज़्यादा फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है इन द आंसर्स फॉर दिस, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर मिसिंग, सो फॉर दैट यू विल हैव टू रेफर द बेसिक टेक्स्ट बुक। बाकी इफ यू आर कंफर्टेबल विथ पीजी एंट्रेंस की किताबें तो यू कैन इवन रेफर टू दैट। As far as the strategy for paper 1 and paper 2 is concerned, paper 1 is mainly for a combined, a common strategy would be कि past 15 years के सारे papers देख लें। जो आप, जैसे मैंने आपको पहले बात करी थी अबाउट द लेयर थियोरी, जो ऑप्शनल के लिए भी ये मैं फॉलो करती थी। तो जो बेसिक फाउंडेशन है इज वन टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो बेसिक लेयर आपकी कंप्लीटली कवर होनी चाहिए। पास 15 साल के पेपर आपको सारे क्वेश्चन उसमें से जो पूछे गए हैं एंड एवरी टॉपिक मेंशन इन द सिलेबस, ये आपका बेसिक लेयर है, ये तो मैंडेटरी है, ये कंप्लीटली कवर होना चाहिए। दिस इज बिकॉज रिपीट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। केस स्टडीज आप डिस्कस कर ले सो दैट यू नो व्हाट इज द डायग्नोसिस, एंड उसके बाद आप लिखें। जो इसमें सेकेंड लेयर है, इस कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगता है अच्छे से पढ़ने हैं, कोई डेप्थ में पढ़ने हैं, जैसे कि आई सेड कि अगर मेडिसिन में आपने मैथ्यूज से पढ़ा है, अगर आप पॉकेट हैरिसन ले लेते हैं और उसके फ्लो चार्ट्स या उसके टैबुलेशन टेबल्स ऐड कर देते हैं, डायग्राम्स ऐड कर देते हैं, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सो दैट इज योर सेकेंड लेयर। जैसे हर्षमोहन है, आपने पैथोलॉजी के लिए पढ़ी है, अगर हिस्टोपैथ के डायग्राम्स हर एक आंसर में आप उसका ऐड कर देते हैं, सो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स एंड गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल हु हैव आल्सो रेफर्ड टू द सेम टेक्स्ट बुक्स एज यू हैव रेफर्ड। So that is your second layer. Third is how do you appear for the exam? Your presentation. Presentation is the key to score or get an edge over other people also appearing for the same optional. And presentation के लिए I would say that first of all diagrams जितने ज़्यादा हो सके आप बनाएं, फ्लो चार्ट्स, कोई भी आंसर है अगर आपको उसका ट्रीटमेंट या उसका इन्वेस्टिगेशन का मेथड अगर फ्लो चार्ट में लिखें तो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। थर्ड इज योर अप्रोच टू द आंसर। जैसे काफ़ी बार क्वेश्चन सपोजिंग है कि डायग्नोसिस ऑफ, एक केस स्टडी दी है उसका डायग्नोसिस पूछा है और ये आपको 5 मार्क्स में पूछा है। सो इफ यू ओनली राइट दैट डायग्नोसिस इज chronic renal failure, so you are not going to get 5 marks for that. So if it is asked diagnosis and if it's not a 1 mark or 2 mark question, then I would suggest that you should put in that from clinical presentation of these symptoms, the differential diagnosis appears to be chronic renal failure, A, B, this, C, this. However, based upon the further investigations and further reports, the most likely diagnosis seems to be this.
सो आप अपना प्रोविजनल भी दे दिया आपने डायग्नोसिस, डिफरेंशियल भी दे दिया, एंड व्हाई यू आर रूलिंग आउट द अदर डिफरेंशियल कि फीवर है बट अलोंग विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट and some other feature, and that is how we are ruling out the other probable diagnosis. So that is one way in case of diagnosis. Then when it comes to a question, a broad question like management of say myocardial infarction, in management, I believe that even during graduation हम लोग अक्सर इसी तरह से appear करते हैं, but however I'll again mention it. Management के दो parts होंगे, so I like normally what I would do is I would made a written a rough thing. I would try and show this to you. So I would divide management like this. I think this won't be available. Uh, so, uh, so management would be diagnosis and treatment. Within diagnosis, again, two classifications: clinical diagnosis through investigation. Clinical में A through history, उसमें past history भी आ गई, and through your clinical examination. ठीक है, in heart failure you can say you can hear a short systolic murmur, or heart sounds are not audible that clearly, so that is how also you think it could be a cardiac problem. Investigation, again, laboratory investigation, imaging, and others. Lab investigation mein, again, your general or routine investigation. This is sometimes missing for any investigation. If you're directly asked even a question on investigation, always write general routine investigations like your CBC, TCDC, HB, RBS, urine routine micro. This is your routine which you will do in every patient. तो वो लिखें. And then specific investigation. If it is a case of myocardial infarction, तो cardiac biomarkers, ECG, echocardiography, right? And treatment again can be divided either into symptomatic and specific treatment. Symptomatic could be for the pain, you will give in case of IMI, you'll give sorbitrate, or you'll give Harrison says morphine, so you can give morphine, but although it's not routinely given these days. So symptomatic treatment, and then स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो है कि आप जो भी पर्टिकुलरली देंगे इसके लिए इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो आप उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, और आप एंजियोग्राफी फॉलोड बाय एंजियोप्लास्टी करेंगे, सो दैट इज योर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. सो सिम्टोमेटिक एंड स्पेसिफिक में आप डिवाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट. ऑल्सो आप जनरल या स्पेसिफिक भी कर सकते हैं. सपोजिंग आपको डायबिटीज के लिए पूछा है, तो जनरल ट्रीटमेंट होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, अल्कोहल, स्मोकिंग रिडक्शन, एक्सरसाइज, ये आपका जनरल है. एंड स्पेसिफिक वुड बी जो आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, इंसुलिन है, एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट. सपोर्टिव वुड बी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, statins हो गए, एस इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट वुड बी ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. सो इस तरह से थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. मे बी एवरीबडी राइट्स द सेम कंटेंट, और ये अगर थोड़ा फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में हो तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहती है, एंड it is easier to fetch marks. So this is about the third layer, that is the presentation that I was talking about. जहाँ तक पेपर 1 का सवाल है, it is purely रट्टाफिकेशन, मगिंग अप है. तो और इसी में मेनली आई फील कि रिविजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो पेपर 1 के लिए आई वुड से कि आप भूलेंगे तब जब आप इस चीज़ को छोड़ेंगे. आप पेपर 1 में जो आपको टॉपिक सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे मेरे लिए भूलने की टेंडेंसी थी एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री में, तो वो मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक टॉपिक रिवाइज करती थी. तो एवरी डे एक एक दिन 1 घंटा आप जब जीएस पढ़ रहे हैं, तो एवरी डे 1 घंटा आप ऑप्शनल को दे दें, और उसमें कुछ टॉपिक्स आप रिवाइज कर लें, ठीक है. और जो है ये आपका हो गया पेपर 1 के टॉपिक्स. एंड जब आप मेनली मेडिकल साइंस ऑप्शनल की ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्री के बाद का टाइम है, तो उसमें रोज़ 2 से 3 घंटा आप पेपर 1 को दीजिए, और वो भी आपके एकदम कोर टाइम में, जिसमें आपको ज़्यादा माइंड एकदम फ्रेश हो, क्योंकि पूरे फैक्ट से आपको रट्टा करना है, मगअप करना है, और ये आप जितनी बार ज़्यादा करेंगे उतना आप कम भूलेंगे इसको. तो रोज़ 1 घंटा आप पेपर 1 को उस तरह से निकाल सकते हैं. उसमें आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लें, जो ईज़िली याद रह जाते हैं उनको ना करें, बट जो नहीं रहते हैं उनके थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको रिवाइज़ करें. और पेपर 2 में आई वुड से कि एप्लीकेशन बेस ज़्यादा है, क्लिनिकल ज़्यादा है, तो उसमें आप केस स्टडीज़ को सारे प्रीवियस ईयर्स की डिस्कस कर लें. उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो केसेस बनते हैं, उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, ठीक है. एंड आप इसे डिस्कशन मोड में भी कर सकते हैं कि इसके क्या डीडीज़ निकल सकते हैं और इसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो वो पेपर 2 के लिए अप्रोच रहेगी.
एक क्वेश्चन है ईएनटी और ऑर्थो के लिए। तो ऑर्थो के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है बस दैट इज़ इनफ। ईएनटी के क्वेश्चन्स जैसे आई वुड से कि ऑप्थाल एंड ईएनटी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। पूछते हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो जाता है एंड मतलब मैंने ईएनटी की पर्स से तैयारी नहीं करी थी। कोई कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन भी नहीं है। कुछ यहाँ-वहाँ क्वेश्चन्स आते हैं तो आपने अगर बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ईयर की पढ़ी है तो उससे आप कर पाते हैं। अ, अब जहाँ तक रिसेंटली ट्रेंड है मेडिकल साइंस ऑप्शनल में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, बट दैट इज़ ओनली गारंटिंग 80% ऑफ योर पेपर। जो 20% है, उसमें ये लोग आजकल हर साल ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो नॉन रिपीट क्वेश्चंस हैं। सो उसके लिए आई वुड से कि आप जो एमबीबीएस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे, आपको आप जैसे हमारे टाइम में कोरोनरी सर्कुलेशन पूछा था, पहले नहीं पूछा करते थे। बट अगर आप एमबीबीएस में याद करें, तो कोरोनरी सर्कुलेशन तो है ही इम्पोर्टेंट, वो कैसे इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता? आपने पढ़ा ही होगा। तो जब आपका बेसिक सारा सिलेबस एंड लास्ट के ईयर के क्वेश्चंस एक लेयर आपकी खत्म हो जाती है, जो सेकंड आपका रिवीजन होता है ऑप्शनल का, उसमें कुछ ऐसे प्लस टॉपिक्स निकालें, जो आप इसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि अगर आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी बार बोलते हैं लोग कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में तो ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे। तो उनको धीमे-धीमे, थोड़े-थोड़े ऐसे टॉपिक्स कवर करें। बट ये तभी आप कर सकते हैं जब आपके बेसिक टॉपिक्स तो सारे ही कवर्ड हैं। तो जब अगर टाइम परमिट करता है, तो कुछ और ऐसे आप टॉपिक्स शेयर कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं इसको रिवाइज़ करने के लिए। नोट्स जहाँ तक मैंने बोला है कि आप अपने खुद के बनाएँ। किसी और के नोट्स आप मतलब ईज़ी तो नहीं होंगे रेफ़र करने में। अगर 2 फ्रेंड्स हैं, सेम बुक्स रेफ़र कर रहे हैं, तो डिवाइड कर लीजिए, कुछ वो बना दें, कुछ आप बना दें, ठीक है? एंड ये रिसेंट ट्रेंड आई वुड से आंसर राइटिंग का तो कंप्लीट हो गया है। एंड टेस्ट सीरीज का आई सेड डैम्स या वाजीराम में है। मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर करनी चाहिए, मैंने बिल्कुल ही नहीं करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जीएस से ही टाइम नहीं मिलता था, तो फिर ऑप्शनल की तो नहीं करी थी। बट आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेंदी आंसर्स लिखना चालू कर देते हैं और फिर आपका पेपर नहीं कंप्लीट होता है। एंड ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने जनरल जीएस एज़ वेल एज़ ऑप्शनल में फ़ॉलो करी थी, इज़ कि एक बार आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर के देख लिए हैं, तो जो इंडेक्स है उसमें एक तो आप टिक कर दीजिए कि आपके ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर जब वो चैप्टर खुलता है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ऊपर हेडिंग में ही उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं, वो मैं लिख देती थी, और उस टॉपिक के ऊपर भी। तो जब आप वो टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपका ओरिएंटेशन रहता है कि ये टॉपिक इस तरह से पूछा गया है। जैसे अगर जीएस में बात करें, तो अगर 1857 का रिवोल्ट है, तो उसपे प्रीवियसली बहुत सारे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीलिम्स में भी पूछे गए। प्रीलिम्स का तो चलो आप अंडरलाइन करके मार्कर से हाइलाइट करके साइड में लिख दें, ये एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। बट मेंस के भी क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर लिख दें या एक स्टिक ऑन लगा के लिख दें कि इसमें मेंस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप वो टॉपिक को उस ओरिएंटेशन से भी देखें, जब आप पढ़ते हैं। इवन ऑप्शनल में सेम है, अगर कोई केस स्टडी पूछी गई है सोरियासिस पे, तो काफ़ी बार केस स्टडी में एक और नया सिम्पटम ऐड हो जाता है। तो उस केस स्टडी का आपने केस स्टडी लिख दी ऊपर, सो दैट व्हेन यू आर रीडिंग दैट टॉपिक ऑफ सोरियासिस, यू आल्सो सी कि इन्होंने इस सिम्पटम्स को मेंशन किया था, एंड इससे हमें क्लिक करना चाहिए कि डायग्नोसिस कुड बी सोरियासिस या पर्टिकुलर कोई और केस। सो दैट वाज़ वन थिंग कि इंडेक्स में आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखें, टॉपिक्स अंडरलाइन करें और टिक करें जो पूछे गए हैं, एंड आप अपने टॉपिक की हेडिंग में भी ये चीज़ें मेंशन करें। So this was mostly about my strategy for general GS and optional. I would like to summarize this by saying कि मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो कि डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय एनी टॉपर जो क्लेम करता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड यंग एज पे क्लियर करेंगे, और या तो बस 4 घंटे पढ़ाई एंड उसके साथ क्लियर करेंगे। लाइक आई सेड कि काफ़ी अपने अचीवमेंट शेयर करते हैं, बट वो उसे ज़्यादा आसान दिखाते हैं, या काफ़ी लोग सच भी बोलते हैं, बट काफ़ी लोग नहीं भी बोलते हैं, एंड आप कैरिड अवे हो जाते हैं कि अरे वो 4 घंटे में कर लेते थे, हम भी कर लेंगे 4 घंटे में। तो वो ज़रूरी नहीं है। आपकी अपनी लाइफ़स्टाइल है, आपका अपना ग्रास्पिंग पावर है। आपको 10 घंटे लग सकते हैं, आपके नेबर को 5 घंटे लग सकते हैं, किसी को 1 साल लग सकता है, किसी को 4 साल लग सकता है। तो
बिल्कुल ही किसी टॉपर के कहने पे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने पे या किसी को भी ब्लाइंडली ना फ़ॉलो करें। हर एक टॉपर है, हर एक इंस्टीट्यूट है, हर एक टीचर है, उसके पास कुछ अच्छा होता है। वो प्लस पॉइंट आप इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी स्ट्रैटेजी में, आपको जैसे सूट करता हो। जैसे कि अगर किसी ने बोला है कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, शायद आपको ना सूट करे, आप नींद में पढ़ते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई अच्छी होती है, तो आप पढ़ने लग जाएँगे, तो आपका बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन कोई बोलता है कि यार रात को पढ़ने से बहुत अच्छा रहता है, मैं तो 2-3 बजे तक खींच लेता हूँ, फिर मैं सुबह लेट उठता हूँ। अगर आपके स्टाइल को सूट करता है, तो वो अच्छी चीज़ है, आप इनकॉर्पोरेट करें। सो किसी को ब्लाइंडली ना फॉलो करें एंड इस सब में बिल्कुल कैरिड अवे ना हो जाएँ, ठीक है? तो वो कहते हैं ना दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी अकल लगाएँ एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। नो वन साइज़ फिट्स ऑल इज़ नॉट फॉर यूपीएससी एंड ऑल रोड्स लीड टू रोम। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द रोड्स विल coincide एंड लीड यू टू अ गुड रिजल्ट। सो दैट इज़ वन थिंग कि अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाएँ। सेकंड इज़ कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल ये बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ एक क्वेश्चन ये भी आपने अभी चैट में लिखा था अबाउट मोटिवेशन। तो ये एग्ज़ाम इतना लेंदी प्रोसेस है, 1 साल एग्ज़ाम देने में निकल जाता है एंड मिनिमम 1 साल उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए एक तो द रीज़न व्हाई यू आर गिविंग दैट एग्ज़ाम हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग एंड यू हैव टू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ, मैं इसलिए दे रही हूँ। क्योंकि एक बार फेलियर होगा, प्रीलिम नहीं होगा, तो आप थोड़ा मायूस हो जाएँगे, यू मे गेट लॉस्ट इन दैट साइकिल या हर बार 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी नहीं सिलेक्शन हो रहा है। एक किसी का प्रीलिम के बाद मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है। सो मोटिवेशन स्ट्रांग रखने के लिए आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं? इट इज़ सेड कि लाइटर फूड खाना चाहिए, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया एज़ डॉक्टर होने के नाते भी ऐसा लगता है कि जिस दिन आप बहुत हेवी खा लेते हैं, उस दिन आपका स्लगिशनेस फ़ील होती है, आप थोड़ा-सा लेथार्जी होती है पढ़ाई में भी। तो एक हेल्दी डाइट रखें, लाइट फूड खाएँ, बहुत ऑयली, बहुत हेवी ना खाएँ, अच्छे से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक वो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है ऑन एन एवरेज थिंग। एक आध दिन आपने सेलिब्रेट कर लिया, बाहर खा लिया वो अलग बात है। तो वो खाएँ, अपना वेट थोड़ा मैनेज करें। वेट इसलिए क्योंकि इनएक्टिविटी और स्लगिशनेस आ जाएगी एंड सेकंड आपकी सेल्फ इमेज। अ, ज़्यादातर पीपल वेट गेन करते ही हैं क्योंकि आपको बैठ के पढ़ना है और ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज़ करेंगे और अपना डाइट थोड़ा मॉडिफ़ाई करेंगे, स्टार्व करने की ज़रूरत नहीं है, डाइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ चाहिए ब्रेन को काम करने के लिए, तो वो भी ना जाए। बट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करें और अपना डाइट ठीक से मेंटेन करें। वेट से क्या होगा कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल घर पे बैठ गए, तो ये नहीं कि तैयारी तो हो ही रही है, त एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और प्लस वेट गेन और हो गया, तो और चीज़ों में दिक्कत होने लगी या आपकी सेल्फ इमेज जो है, उसमें आपको थोड़ा कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। सो एक तो डाइट जो आप बैलेंस रखें, हेल्दी रखें। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, 30 टू 60 मिनट्स एवरी डे। दिस विल हेल्प यू इन स्टडिंग। आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, यू माइट नॉट 1 घंटा आपने अगर निकाल लिया 1 दिन में, तो कोई हेवेन्स आर नॉट फॉलिंग। बट अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होता है, तो फिर उससे आप देखेंगे कि आपकी ग्रास्पिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अलर्ट एक्टिव रहेंगे एंड यू विल आल्सो फील कि you will also feel more confident. So it has a very indirect and direct benefit in your studies. So exercise could be anything. It could be a walk, it could be gymming, it could be a sport that you play. But उसके लिए 30 to 40 minutes रोज निकालें या इवन एक छोटा रूम है आपका आपने ओआरएन में लिया है तो उसमें आप मैट बिछा के अपना थोड़ा यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज चालू करते हैं। ठीक है। फिर योगा अगर आप ज़्यादा एंग्ज़ियस टाइप के हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो आप योगा या मेडिटेशन थोड़ा प्रैक्टिस करें क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, इस एंग्ज़ायटी की वज़ह से आपका परफ़ॉर्मेंस कम होगा। तो उसमें थोड़ा कामिंग डाउन मेडिटेशन टाइप की एक्सरसाइज़ेज़ हेल्पफुल रहेंगी। ब्रेक्स ज़रूर लें, वीकली ब्रेक्स लें, मंथली ब्रेक्स लें बिकॉज़ मोनोटनी है, फ्रस्ट्रेशन हिट करता है, आपको लगता है कि और कुछ बचा नहीं है लाइफ़ में। सो दैट इज़ नेसेसरी कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को ब्रेक्स दें और लें एंड एडेक्वेट स्लीप होनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट योर लाइफ़स्टाइल। That is second thing that I wanted to say. And the last thing is कि if you just ask me what is the key to this exam would be 3 P's I would say. One is patience. इसमें धैर्य की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 1 साल एग्ज़ाम में जाता है, 1 साल तैयारी में और ये तो मिनिमम है। उसके बाद कितना भी टाइम लग सकता है डिपेंडिंग आपका लक कितना काम करता है। पर्सिस्टेंस। अब डिस्पाइट फेलियर आपका इस साल प्रीलिम नहीं हुआ है, उसके बावजूद आपको वही किताबें उठा के फिर से पढ़नी है
और परसिस्टेंटली, मतलब बिना कोई वो सोचे आपको उसी मोटिवेशन से, उसी एफर्ट से अपना 100% दे के पढ़नी है। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहना चाहेगा। एंड परसिवियरेंस, हार्ड वर्क। मेहनत के बिना तो ये एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर पाएँगे। तो पेशेंस, परसिस्टेंस और परसिवियरेंस, ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से करें और आपका लक भी अच्छा काम करता हो, 80% तो यही है, एंड उसके बाद ज़्यादातर आप सक्सेस हो ही पाएँगे। तो जस्ट मैं समराइज़ यही करूँगी कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएँ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मेहनत करें, पेशेंस रखें, पर्सिवियर करें, परसिस्टेंटली छोड़ ना दें बीच में, गिव अप ना कर दें, परसिस्टेंटली इस चीज़ को फ़ॉलो करते रहें। ये आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, तो इसको बहुत ही अच्छे से परसिस्टेंटली फ़ॉलो करें और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें ताकि आप इसे लंबे दौरान तक, लंबे टाइम तक इसी मोटिवेशन और इसी कमिटमेंट के साथ इसे करते रह सकें। आई होप दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेरीज, एंड इसके बावजूद कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या कोई थ्रू दिस चैनल एज वेल, एंड all the best, and I hope this was helpful and useful for most of you. Thank you.